नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमए यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28, तो इसके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो कि आपका सैक पेपर है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, जो कि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पहला का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन था 2023 से 27, तो उसमें जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आंसर को देखने वाले हैं। तो आप लोग जो इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। और बाकी जो इसके बाद जो हम लोग यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिलहाल जो आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद बाकी जो यूनिट का क्वेश्चन आएगा तो यूनिट वाइज तो वो भी आप लोग को कर लेना अच्छे से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन जो यानी कि सैक पेपर जो होता है ये फुल मार्क्स जो होता है 75 मार्क्स का होता है, यानी कि 75 नंबर का ये पूरा एग्जाम होता है। और ये एमसीक्यू आता है, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए। तो 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो था आपका 1.5 नंबर का था, यानी कि 1.5 नंबर का था। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये आपका 75 नंबर जो टोटल आ जाएगा, फुल मार्क्स 75 नंबर का आ जाएगा। तो आपसे एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और एग्जाम जो होगा आपका ओएमआर सीट पे होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सैक पेपर जो होता है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और जो ये सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कम्युनिकेशन मेनली रेफर्स टू, यानी कि संचार जो है किससे संबंधित है, यानी कि संचार जो मुख्यतः किससे संबंधित है, ये मेनली किसको रेफर करता है। तो ऑप्शन ए है आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। ऑप्शन बी है आपका राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखना। ऑप्शन सी है आपका स्पीकिंग लाउडली, यानी कि जोर से बोलना। ऑप्शन डी है आपका यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग करना। तो संचार जो मुख्यतः जो संबंधित है, ये जो संबंधित है विचारों का आदान प्रदान से, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो यही जो आपका मुख्यतः जो है संबंधित है संचार। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो संचार प्रक्रिया का पहला तत्व कौन सा है, कौन सा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट एलिमेंट है, पहला तत्व है। रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। ऑप्शन बी आपका संदेश यानी कि मैसेज। ऑप्शन सी आपका सेंडर यानी कि प्रेषक। और ऑप्शन डी आपका फीडबैक यानी कि प्रत्युत्तर। तो सबसे जो संचार का जो पहला तत्व है वो है सेंडर, यानी कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले कोई भी सेंडर यानी कि कोई प्रेषक सभी पहले सेंड करेगा मैसेज को, तभी जाके कोई रिसीवर जो लास्ट में जो प्राप्त करेगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सेंडर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंडर क्या सेंड करेगा, तो मैसेज को सेंड करेगा, और वो मैसेज जो है कोई रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि रिसीवर जो प्राप्त करेगा। तो ये आपका जो पहला तत्व हो जाएगा, तो आपका पहला तत्व होगा सेंडर यानी कि प्रेषक। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन इज मेनली कंसर्न्ड विथ। तो व्यावसायिक संचार मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है किससे जुड़ा हुआ है, पर्सनल टॉक यानी कि व्यक्तिगत बातचीत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि आधिकारिक सूचना से। ऑप्शन सी आपका इंटरटेनमेंट मनोरंजन से। या फिर ऑप्शन डी आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो मुख्यतः किससे जुड़ा है, व्यावसायिक संचार। तो ये जो आपका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आधिकारिक सूचना से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो भी आंसर हो सकते हैं कि जो टिक है इसमें, तो हो सकते हैं वो गलत भी हो सकते हैं या फिर सही भी हो सकते हैं। इसलिए मैं जो क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, जो ऑप्शन बता रहा हूँ, तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि आधिकारिक सूचना। तो यही जो आपका जो मुख्यतः जुड़ा हुआ है व्यावसायिक संचार से, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच कम्युनिकेशन यूजेज वर्ड्स, यानी कि कौन सा संचार जो शब्दों का प्रयोग करता है। तो कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि शब्दों का इस्तेमाल करता है, यूज करता है। ऑप्शन ए आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अशाब्दिक संचार, जिसमें कि शब्दों का यूज नहीं होता। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप पूछा गया था शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका है विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि दृश्य संचार। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। और ऑप्शन डी आपका वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कौन सा जो संचार है शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि शब्दों का यूज करता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गेजर्स एंड
फेशियल एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू, हाव भाव और चेहरे का भाव किस में आता है, यानी कि किस में आते हैं। तो हाव भाव और जो चेहरे के एक्सप्रेशन किस में आते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार में, रिटेन कम्युनिकेशन लिखित संचार में, ऑप्शन सी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संचार में, या फिर ऑप्शन डी आपका है ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक संचार, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन में जो आपके आ जाते हैं क्या, तो हाव भाव और चेहरे के भाव जो है आ जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी कि संचार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ लाना कम्युनिकेशन का मतलब है, ऑप्शन सी आपका नॉइज यानी कि शोर, ऑप्शन डी आपका डिले यानी कि विलम्ब यानी कि लेट करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है संचार का, जो संचार का मुख्य उद्देश्य कि समझ बनाना, यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। तो समझ आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज ए फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, तो औपचारिक संचार का माध्यम कौन सा है। ग्रेप वाइन यानी कि अफवाह, ऑप्शन बी आपका नोटिस सूचना, ऑप्शन सी आपका रोमर यानी कि अफवाह, और ऑप्शन डी आपका गॉसिप गपशप यानी कि वार्तालाप। तो इसका जो ये पूछा गया था कि कौन सा जो फॉर्मल चैनल है कम्युनिकेशन का, यानी कि औपचारिक संचार का जो माध्यम कौन सा है, तो फॉर्मल चैनल पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूचना। तो नोटिस आपका जो फॉर्मल चैनल हो जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोटिस। तो ये आपका जो फॉर्मल चैनल है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिटन कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर, तो लिखित संचार किसके लिए उपयोगी है। परमानेंट रिकॉर्ड यानी कि अस्थायी अभिलेख के लिए, क्विक फीडबैक यानी कि तेजी से प्रतिक्रिया के लिए यानी कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिए, और ऑप्शन सी आपका बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा, या फिर ऑप्शन डी आपका भावनाएं यानी कि इमोशंस। तो आपसे पूछा गया तो लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए उपयोगी। तो ये जो आपका परमानेंट रिकॉर्ड के लिए आपका उपयोगी, यानी कि ये आपका हो जाएगा परमानेंट रिकॉर्ड अस्थायी अभिलेख। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए परमानेंट रिकॉर्ड। तो लिखित संचार किसके लिए उपयोगी है, तो ये अस्थायी अभिलेख के लिए यानी कि परमानेंट रिकॉर्ड के लिए ये उपयोगी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड, तो बिना शब्दों के संचार को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार, यानी कि मुंह से जो आप बात करते हैं आपस में, ये आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पूछा गया कि बिना शब्दों के संचार को क्या कहते हैं, बिना शब्दों के। तो ऑप्शन बी आपका रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार, तो इसमें भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑप्शन सी आपका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संचार। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संचार, और ऑप्शन डी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संचार। तो औपचारिक संचार में भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो बिना शब्दों का जो संचार है आपका अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिसीवर डिकोड्स द, यानी कि प्राप्तकर्ता किसे डिकोड करता है। नॉइज को यानी कि शोर को, ऑप्शन बी आपका है चैनल माध्यम यानी कि माध्यम को ये डिकोड करता है, ऑप्शन सी आपका संदेश, और ऑप्शन डी आपका कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ। तो कोई भी रिसीवर जो होता है वो जो डिकोड करता है यानी कि प्राप्तकर्ता जो है ये डिकोड करता है मैसेज को यानी कि संदेश को डिकोड करता है। सबसे पहले जो होता है कि कोई सेंडर है, कोई मैसेज को सेंड करता है किसी को, ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए कि ये कोई पर्सन है और इसने जो मैसेज तैयार किया और इसने जो सेंड कर दिया, यानी कि ये सेंडर हो गया किसी और पर्सन को, यानी कि ये सेकेंड पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन ने सेंडर, ये सेंडर हुआ आपका, इसने जो कुछ मैसेज को कोई मैसेज को इस सेकंड पर्सन को भेजा, ठीक है। तो इसके पास जो मैसेज आया, तो ये मैसेज जो इसने रिसीव किया, तो यही जो आपका प्राप्तकर्ता होगा, यानी कि इसको इस मैसेज को डिकोड किया, तो यही आपका जो है रिसीवर हो गया, यानी कि प्राप्तकर्ता हो गया। यानी कि एक पर्सन जो कि आपका सेंडर था फर्स्ट पर्सन, उसने कुछ मैसेज भेजा सेकंड पर्सन को और सेकंड पर्सन ने रिसीव किया, तो वही आपका रिसीवर हो गया। यानी कि किसने मैसेज कोई रिसीव करता है तो वही आपका रिसीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेज, यानी कि संदेश को जो रिसीवर डिकोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फीडबैक हेल्प्स इन, प्रयुक्तर किसमें सहायक होता है। तो फीडबैक जो है किसमें सहायक होता है। एंडिंग कम्युनिकेशन संचार को समाप्त करने में, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन संचार सुधारने में,
ऑप्शन सी आपका क्रिएटिंग नॉइज, शोर उत्पन्न करने में। ऑप्शन डी आपका इग्नोरिंग मैसेज यानी कि संदेश को अनदेखा करने में। तो आपका जो फीडबैक जो मदद करता है ये संचार को सुधारने में मदद करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी फीडबैक बहुत से देख कर सुना होगा, जैसे कि आप लोग किसी मान चलिए कि फ़ोन पे आपको जो है किसी से हेल्पलाइन पे अगर आप कॉल करते हैं तो फिर आपसे जो है सभी समस्या का समाधान होने के बाद, जानकारी मिलने के बाद आपसे लास्ट में बोला जाता है कि आप अपना फीडबैक दें कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो वही चीज़ होता है कि संचार को सुधारने में यानी कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल किया जाता है फीडबैक का, ये मदद करता है, इसलिए आपसे फीडबैक मांगा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, संचार सुधारने में जो है प्रत्युत्तर सहायक होता है, फीडबैक मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिजनेस लेटर्स आर पार्ट ऑफ, यानी कि व्यवसायिक पत्र किसका भाग है, यानी कि बिजनेस जो लेटर होते हैं वो किसका भाग है। स्पोकन कम्युनिकेशन का यानी कि मौखिक संचार का। ऑप्शन बी आपका रिटेन कम्युनिकेशन, लिखित संचार का। ऑप्शन सी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संचार। और ऑप्शन डी आपका इन फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक संचार का। तो इसमें जो पूछा गया था बिजनेस लेटर किसका पार्ट है, तो बिजनेस लेटर जो आपका रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संचार का आपका पार्ट है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लिखित संचार रिटेन कम्युनिकेशन का ये पार्ट है, भाग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्म, यहाँ पर इनफॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पर मतलब मिट गया, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक संचार का उदाहरण कौन सा है। तो अनौपचारिक संचार का आपको एग्जाम्पल बताना है, इन फॉर्मल कम्युनिकेशन का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो ऑप्शन ए आपका ऑफिस सर्कुलर यानी कि कार्यालय परिपत्र। ऑप्शन बी है आपका ज्ञापन। और ऑप्शन सी आपका ग्रेप वाइन यानी कि अफवाह। और ऑप्शन डी आपका रिपोर्ट है यानी कि रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अफवाह यानी कि ग्रेप वाइन। तो अफवाह जो है आपका अनौपचारिक जो है कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि अनौपचारिक संचार का उदाहरण है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है अफवाह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑफिस सर्कुलर, तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जो मेमो यानी कि ज्ञापन जो नोटिस वगैरह होता है तो इसमें भी फॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं, और रिपोर्ट में भी आपका फैक्ट के साथ लिखा जाता है, तो ये भी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन आपका अफवाह जो होता है तो ये आपका नहीं होता, यानी कि ग्रेप वाइन जो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मॉडल एक्सप्लेन्स यानी कि संचार मॉडल जो क्या समझाता है। लैंग्वेज रूल्स यानी कि भाषा नियम को समझाता है। ऑप्शन बी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस संचार प्रक्रिया को समझाता है। ऑप्शन सी आपका ग्रामर यानी कि व्याकरण को समझाता है, या फिर ऑप्शन डी आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य को समझाता है। तो संचार का जो मॉडल यानी कि कम्युनिकेशन जो मॉडल है ये जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है संचार प्रक्रिया को। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन यानी कि संचार में बाधा कौन सी है, यानी कि संचार में कौन सा जो है एक प्रकार का समस्या है। जैसे क्लैरिटी है यानी कि स्पष्टता, तो ये आपका बाधा नहीं है कि किसी से अगर कोई भी बातचीत आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिल रही है, स्पष्टता मिल रही है, तो ये आपका बाधा नहीं होगा। ऑप्शन भी आपका नॉइज यानी कि शोर यानी कि हल्ला गुल्ला करना, तो ये आपका जो है एक बाधा हो सकता है कम्युनिकेशन में यानी कि संचार में, तो ये आपका बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शोर यानी कि नॉइज। तो नॉइज आपका ये बाधा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका फीडबैक है जो कि लास्ट में लिया जाता है, और इंटरेस्ट आपका रुचि यानी कि किसी से अगर बात करें तो उसमें रुचि बढ़ सकता है अगर वो अच्छे से बात कर रहा है। तो इसमें जो बाधा यानी कि समस्या यानी कि बैरियर जो रुकावट पैदा कर रहा है कम्युनिकेशन में, तो नॉइज आपका रुकावट पैदा कर रहा है, शोर रुकावट पैदा कर रहा है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉइज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ट फॉर, तो मौखिक संचार जो किसके लिए श्रेष्ठ है यानी कि किसके लिए जो बेस्ट है। लीगल प्रूफ कानूनी प्रमाण के लिए, क्विक इंटरेक्शन त्वरित संवाद के लिए, या फिर परमानेंट रिकॉर्ड अस्थायी रिकॉर्ड के लिए। और ऑप्शन डी आपका लॉन्ग स्टोरी यानी कि दीर्घ भंडारण के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्विक इंटरेक्शन यानी कि त्वरित संवाद के लिए, तेजी से बातचीत करने के लिए। तो ओरल कम्युनिकेशन जो कि आप त्वरित संवाद कर सकते हैं, इंटरेक्शन बात कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है, तो यानी कि अपने मुंह से बोल रहा है, मौखिक संचार कर रहा है, तो इसमें जो त्वरित यानी कि तेजी से बातें होती है, तो ये जैसे बोलता है तो फिर भी ये बोलता है, ये जैसे बोलता है फिर ये आपको रिप्लाई देता है। तो इसी तरह होता है ओरल कम्युनिकेशन में। और लीगल प्रूफ के लिए तो
आपका जो है रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए लीगल प्रूफ के लिए, और परमानेंट रिकॉर्ड के लिए भी तो आपका रिटन वाला होना चाहिए, यानी कि लिखित में होना चाहिए। इसके बाद लॉन्ग स्टोरेज के लिए तो आप लिखित दस्तावेज रहेगा, तभी आप जो है लॉन्ग स्टोरेज तक रख पाएंगे, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में सभी बातें आप याद नहीं रख पाएंगे, कुछ दिनों तक याद रख पाएंगे, लेकिन बहुत दिनों तक याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें जो पूछा गया था ओरल कम्युनिकेशन किसके लिए बेस्ट है, तो क्विक इंटरेक्शन यानी कि कुछ त्वरित संवाद के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है, यानी कि कौन सा स्किल जो है प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन ए आपका स्लीपिंग यानी कि सोना, ऑप्शन बी आपका कम्युनिकेशन संचार, ऑप्शन डी आपका चित्रकारी यानी कि ड्राइंग, ऑप्शन डी आपका सिंगिंग यानी कि गायन यानी कि गाना गाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो व्यवसाय जीवन के लिए ये स्किल आप में होना चाहिए कम्युनिकेशन का, यानी कि बातचीत करने का, संचार का जो आपके पास कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए व्यवसायिक जीवन के लिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग इज यानी कि श्रवण क्या है, पैसिव स्किल यानी कि निष्क्रिय कौशल, ऑप्शन बी आपका एक्टिव स्किल सक्रिय कौशल, और ऑप्शन सी आपका राइटिंग स्किल लेखन कौशल, ऑप्शन डी आपका रीडिंग स्किल यानी कि पठन कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपसे पूछा गया था श्रवण यानी कि सुनने का जो क्या है, तो ये आपका जो एक्टिव स्किल यानी कि जितना आप एक्टिव रहेंगे तभी आप अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो सक्रिय स्किल हो जाएगा ये आपका यानी कि सक्रिय कौशल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर ये तो आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स इन यानी कि अंग्रेजी उच्चारण जो है किस में सहायक है, कन्फ्यूजन में यानी कि भ्रम में ये मदद करेगा, ऑप्शन बी आपका क्लियर स्पीच यानी कि स्पष्ट भाषण के लिए, ऑप्शन सी आपका साइलेंस यानी कि मौन, और ऑप्शन डी आपका राइटिंग स्पीड लेखन गति यानी कि लेखन गति को बढ़ाने के लिए, राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो अंग्रेजी उच्चारण जो प्रोनाउंस में ये मदद करता है क्लियर स्पीच देने में, स्पष्ट भाषण देने में, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो है हेल्प करता है, सहायक होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर स्पीच, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन स्किल मेनली इम्प्रूव, तो प्रस्तुतिकरण कौशल जो मुख्यतः किसे बढ़ाता है, जो प्रेजेंटेशन स्किल है तो ये किस में जो इम्प्रूव करता है, किसे ये इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस को यानी कि आत्मविश्वास को इम्प्रूव करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ऑप्शन बी आपका फियर यानी कि डर को बढ़ाता है, और ऑप्शन सी आपका लेजीनेस आलस्य को बढ़ाता है, ऑप्शन डी आपका साइलेंस यानी कि मौन को बढ़ाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉन्फिडेंस। तो प्रेजेंटेशन स्किल जो है आत्मविश्वास को आप में इम्प्रूव करता है, इसमें बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रोपोजल राइटिंग इज रिलेटेड टू, प्रस्ताव लेखन किससे संबंधित है, बिजनेस राइटिंग यानी कि व्यावसायिक लेखन से, कविता यानी कि पोएट्री, ऑप्शन सी आपका स्टोरी राइटिंग, ऑप्शन डी आपका ड्रामा यानी कि नाटक। तो इसमें पूछा क्या गया था, तो पूछा गया था कि प्रपोजल राइटिंग किससे संबंधित है, तो प्रस्ताव लेखन जो है बिजनेस राइटिंग से संबंधित है, इससे रिलेटेड है यानी कि व्यावसायिक लेखन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस राइटिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स इन, तो समूह चर्चा किसमें सहायक होती है, टीम वर्क, आइसोलेशन यानी कि अलगाव, ऑप्शन सी आपका साइलेंस, ऑप्शन डी आपका कन्फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीम वर्क। तो ग्रुप डिस्कशन जो मदद होता है, सहायक करता है, ये टीम वर्क को सहायक देता है, टीम वर्क में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीम वर्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 23 है, इंटरव्यू इज ए पार्ट ऑफ यानी कि साक्षात्कार किसका भाग है, तो इंटरव्यू किसका पार्ट है, रिटन स्किल का यानी कि लिखित कौशल का, स्पोकन स्किल यानी कि मौखिक कौशल, ऑप्शन सी आपका रीडिंग स्किल यानी कि पठन कौशल, और ऑप्शन डी आपका लिसनिंग ओनली यानी कि केवल सुनने के लिए, केवल श्रवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पोकन स्किल। तो इंटरव्यू किसका भाग है, तो ये जो आपका स्पोकन स्किल का भाग है यानी कि मौखिक स्किल का भाग है, मौखिक कौशल का भाग है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग रिक्वायर्स, तो रिपोर्ट लेखन में क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, किसे हम लोग शामिल करते हैं, इमेजिनेशन यानी कि कल्पना को, फैक्ट्स यानी कि तथ्य, ऑप्शन सी आपका इमोशंस, और ऑप्शन डी आपका पोएट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फैक्ट्स। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो फैक्ट्स आपके पास होना जरूरी है, तभी आप जो रिपोर्ट राइटिंग कर पाएंगे। तो तथ्य आपके पास होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिपोर्ट लेखन में क्या आवश्यक है, तो तथ्य यानी कि फैक्ट्स आवश्यक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वोकेबलरी बिल्डिंग इम्प्रूव, तो शब्दावली निर्माण किसे सुधारता है, साइलेंस को यानी कि चुप रहने को सुधारता है,
एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति को सुधारता है। ऑप्शन सी आपका लेजीनेस यानी कि आलस्य, और ऑप्शन डी आपका फियर यानी कि भय यानी कि डर। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो शब्दावली यानी कि वोकेबलरी जो है किसे इंप्रूव करता है, वोकेबलरी बिल्डिंग। शब्दावली निर्माण जो एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति को जो इंप्रूव करता है। अगर आपके पास वोकेबलरी बिल्ड मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो आप बहुत सी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेशन कर पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड टू यानी कि अर्थगत बाधा किससे संबंधित है। फिजिकल प्रॉब्लम यानी कि शारीरिक समस्या से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका साइकोलॉजिकल इश्यू यानी कि मानसिक समस्या से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका मीनिंग ऑफ वर्ड शब्दों के अर्थ, या फिर ऑप्शन डी आपका नॉइज यानी कि शोर से संबंधित है। तो यह अर्थगत बाधा यानी कि सेमेंटिक बैरियर जो है ये आपका जो संबंधित है, ये आपका संबंधित है मीनिंग ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के अर्थ से संबंधित। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेमेंटिक जो बैरियर है तो ये मीनिंग ऑफ वर्ड से संबंधित है, रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम। तो निम्नगामी संचार किससे किसकी ओर होता है। तो डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन होता है तो ये किस पे फ्लो होता है, किससे मतलब होता है निम्नगामी संचार किससे किसकी ओर होता है, यानी कि किससे जो किसकी ओर जाता है। एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट यानी कि कर्मचारियों से प्रबंधन। ऑप्शन बी आपका मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज यानी कि प्रबंधन से कर्मचारियों। ऑप्शन सी आपका पब्लिक टू ऑफिस यानी कि जनता से कार्यालय। ऑप्शन डी आपका कस्टमर टू सेलर्स यानी कि ग्राहकों से विक्रेता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज यानी कि प्रबंधन से कर्मचारी। तो ये जो आपका डाउनवर्ड फ्लो करता है, यानी कि इसका मतलब ऐसे समझा जाए तो ये आपका जैसे कि कोई यहाँ पर आपका सीनियर है, ठीक है, कोई भी आप जो ऑफिस में मान चलिए कोई एम्प्लॉयज़ है, कहीं पर काम कर रहा है, तो ये आपका एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, तो ये काम कर रहा है और इसको जो ऊपर में मैनेज कर रहा है, ठीक है। ऊपर में कोई और मैनेजर है जो इस एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, तो इनका जो कम्युनिकेशन होगा, ये अगर कुछ ऑर्डर देगा एम्प्लॉयज़ को, तो यही जो आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तो डाउनवर्ड फ्लो करेगा। यानी कि ये अपने नीचे वाले जो काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत तो इन्हें जो ये कम्युनिकेशन करते हैं, इन्हें जो है मैनेजमेंट करते हैं, ये फॉलो करता है कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो यही जो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, यानी कि जो आपका बड़ा होगा, जैसे कि ये था मैनेजर और यहाँ पर था आपका एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर कर्मचारी जो काम कर रहे थे कहीं पर, जो उन्हें मैनेज करता था, और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह अगर आप दूसरे वर्ड में समझा जाए तो जैसे कि आप टीचर हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा, तो इसमें भी आपका हो जाएगा कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो करेगा टीचर से स्टूडेंट की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज यानी कि प्रबंधन से कर्मचारियों, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परसुएसिव लेटर इज रिटन टू, यानी कि प्रभावी पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है। इन्फॉर्म यानी कि सूचना देने के लिए। ऑप्शन बी आपका ऑर्डर यानी कि आदर्श देने के लिए। और ऑप्शन सी आपका कन्वेंस के लिए यानी कि मनाने के लिए। और ऑप्शन डी आपका कंप्लेंट शिकायत के लिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वेंस करने के लिए यानी कि मनाने के लिए। तो इसे जो है यानी कि परसुएसिव लेटर जो लिखा जाता है, इसका जो उद्देश्य होता है, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है मनाने के लिए, कन्वेंस करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कि संचार माध्यम का अर्थ है। तो संचार माध्यम का क्या अर्थ है तो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सेंडर, ऑप्शन बी आपका मीडियम यानी कि माध्यम, और ऑप्शन सी आपका मैसेज यानी कि संदेश, ऑप्शन डी आपका प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीडियम। तो मीडियम आपका यानी कि माध्यम आपका सही उत्तर जाएगा। तो संचार माध्यम का क्या अर्थ है, तो इसका माध्यम है कि एक मीडियम है जिसके जरिए कोई भी सेंडर जो है, कोई भी सेंडर है अपने मैसेज को, यानी कि सेंडर है वो अपने मैसेज को किसी रिसीवर को भेज सकता है, यानी कि किसी कोई भी रिसीवर यानी कि कोई अदर पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये यहाँ पर सेकंड पर्सन है। तो ये मैसेज सेंडर को भेज दिया, यानी कि ये सेंडर है, इसने मैसेज भेज दिया दूसरे पर्सन को और इसने रिसीव कर दिया, तो ये आपका रिसीवर हो गया। तो एक प्रकार का क्या है, तो कम्युनिकेशन जो एक प्रकार का माध्यम है यानी कि मीडियम है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका है, ओरल प्रेजेंटेशन नीड्स इफेक्टिव, यानी कि मौखिक प्रस्तुति में प्रभावी किसकी आवश्यकता होती है। तो मौखिक प्रस्तुति में प्रभावी यानी कि किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी। बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा की। ऑप्शन बी आपका साइलेंस यानी कि मौन, और ऑप्शन सी आपका राइटिंग ओनली यानी कि केवल लेखन, ऑप्शन डी आपका रीडिंग यानी कि पठन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉडी लैंग्वेज। तो शारीरिक भाषा जो है ये अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना चाहेंगे तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगा बॉडी लैंग्वेज के, शारीरिक भाषा की। तो आपका जो शारीरिक बॉडी लैंग्वेज जिस तरह बेटर रहेगा तभी आप अच्छे से मौखिक में और
और ओरल प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज ए लिसनिंग बैरियर, यानी कि श्रवण में बाधा कौन सी है, यानी कि सुनने में कौन सा जो है बाधा उत्पन्न करती है, समस्याएं उत्पन्न करती है। नॉइज यानी कि शोर, यानी कि हल्ला गुल्ला, जोर से हल्ला गुल्ला, तो इसे हम लोग शोर कहते हैं। तो जो जोर से हल्ला गुल्ला होते हैं या फिर कोई भी मशीन वगैरह की आवाज़ हो या फिर गाड़ी चलने की आवाज़ हो ज़्यादा तेज, तो ये आपका जो है नॉइज होता है, शोर। तो यही जो आपका सुनने में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है, सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉइज, यानी कि कौन सा जो है लिसनिंग बैरियर है जो कि सुनने में बाधा उत्पन्न करती है, तो नॉइज आपका सुनने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोस, यानी कि औपचारिक संचार किसका पालन करता है। ऑफिशियल हायरार्ची, यानी कि आधिकारिक पदानुक्रम का यह पालन करता है। ऑप्शन बी आपका फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता का पालन करता है। ऑप्शन सी आपका इमोशंस, भावनाएं। ऑप्शन डी आपका रमर्स, यानी कि अफवाहें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये आपका जो फॉलो करता है, पालन जो करता है ऑफिशियली हायरार्ची का, यानी कि आधिकारिक पदानुक्रम को फॉलो करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका पालन करता है औपचारिक संचार। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंक्वायरी लेटर इज रिटन टू, यानी कि पूछताछ पत्र क्यों लिखा जाता है। आस्क इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने हेतु। कंप्लेन, यानी कि शिकायत हेतु। ऑप्शन सी आपका अपोलाइज, यानी कि माफ़ी हेतु। ऑप्शन डी आपका अप्रिशिएट करने के लिए, यानी कि प्रशंसा हेतु। तो इंक्वायरी जो लेटर होता है पूछने के लिए लिखा जाता है, यानी कि जानकारी प्राप्त करने हेतु। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आस्क इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शैनन एंड वेवर मॉडल एम्फेसाइजेस, यानी कि एम्फेसाइज, शैनन एवं वीवर मॉडल किस पर बल देता है, यानी कि किस पे जोर देता है शैनन एवं वीवर मॉडल। शोर पर, यानी कि नॉइज पर। ऑप्शन बी आपका ग्रामर, व्याकरण। ऑप्शन सी आपका लिटरेचर, साहित्य। ऑप्शन डी आपका कल्चर, यानी कि संस्कृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉइज, शोर। तो शैनन एवं वीवर मॉडल जो है नॉइज पर अधिक जोर देता है, अधिक बल देता है, शोर पे ज़्यादा बल देता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेगोशिएशन स्किल हेल्प्स इन, यानी कि मोल भाव कौशल किस में सहायक होता है। अगर आप में मोल भाव की स्किल है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप कहीं पर दुकान में लेते हैं, अगर आप में मोल भाव करने की स्किल है, तो इसे किस स्किल में आप रखना चाहेंगे, किस में जो है ये किस में मदद कर सकता है, किस में ये सहायक हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि विवाद समाधान में। राइटिंग पोइट्री, कविता लेखन में। ऑप्शन सी आपका साइलेंस, यानी कि मौन। और ऑप्शन डी आपका आइसोलेशन, यानी कि अलगाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि विवाद समाधान में मोल भाव का इसके लिए हेल्प कर सकता है। अगर आप कहीं पर विवाद समाधान करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका जो ये स्किल काम में आ जाएगा, मोल भाव करने का स्किल। ठीक है। तो इससे आप जो है दोनों, अगर कोई दो अगर आदमी आपस में लड़ रहे, तो अगर आपको ये स्किल है तो आप मोल भाव करके मतलब कि दोनों को समझा सकते हैं अच्छे से, और इस विवाद को आप समाधान कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर पाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेगोशिएशन स्किल जो है ये विवाद समाधान में हेल्प करता है, सहायक करता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिपोर्ट राइटिंग शुड बी, रिपोर्ट लेखन कैसा होना चाहिए। सब्जेक्टिव होना चाहिए, व्यक्तिपरक होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका फैक्चुअल, तथ्यात्मक। ऑप्शन सी आपका इमेजनरी। और ऑप्शन डी आपका इमोशनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग जो हमेशा होना चाहिए वो फैक्चुअल होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, तथ्य पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल। जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो ये आप रिपोर्ट राइटिंग में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल है और उसमें जो भी जानकारी आप इसमें शामिल कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे क्या शामिल करता है, अशाब्दिक संचार में क्या शामिल है। ठीक है। ईमेल्स, यानी कि ईमेल। ऑप्शन बी आपका रिपोर्ट्स। ऑप्शन सी आपका गेजर्स, यानी कि हाव भाव। ऑप्शन डी आपका पत्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि गेजर्स, यानी कि हाव भाव। तो अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो इंक्लूड करता है वो हाव भाव को जो शामिल करता है, हाव भाव को जो इंक्लूड करता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेजर्स, यानी कि हाव भाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो डिजिटल संचार में क्या शामिल है, क्या मौजूद है डिजिटल संचार में, डिजिटल कम्युनिकेशन में। फैक्स ओनली, केवल फैक्स, सोशल मीडिया। ऑप्शन सी इसका नोटिस बोर्ड, सूचना बोर्ड। ऑप्शन डी आपका पोस्ट कार्ड। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में जो शामिल है वो है आपका सोशल मीडिया। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया शामिल है डिजिटल कम्युनिकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स। तो प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। वन वे फ्लो, एक तरफा प्रभाव,
फीडबैक यानी कि प्रत्युत्तर, ऑप्शन सी इसका नॉइज है यानी कि शोर, ऑप्शन डी आपका डिले यानी कि विलम्ब यानी कि लेट करना। तो इसमें जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि अगर आप संचार को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो क्या चीज़ इसमें आवश्यक है, तो इसमें जो आवश्यक है फीडबैक यानी कि प्रत्युत्तर काफ़ी आवश्यक है, ये जरूरी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना चाहें तो फीडबैक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्लेंट लेटर शुड बी यानी कि शिकायत पत्र जो है कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए यानी कि आक्रामक होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका पोलाइट यानी कि विनम्र पूर्वक होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका इमोशनल यानी कि भावनात्मक, ऑप्शन डी आपका इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। तो कंप्लेंट लेटर जो होना चाहिए वो विनम्र पूर्वक होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलाइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एम्पैथेटिक लिसनिंग फोकसेस ऑन यानी कि सहानुभूतिपूर्ण श्रवण किस पर केंद्रित होता है, तो एम्पैथेटिक लिसनिंग जो होता है किस पे फोकस होता है, किस पे, तो जजिंग पे यानी कि निर्णय पे फोकस होता है, केंद्रित होता है, इग्नोरिंग अनदेखी पे यानी कि नज़रअंदाज करने पे, ऑप्शन सी इसका अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को समझना, ऑप्शन डी आपका जो सिलेक्टिंग पॉइंट्स यानी कि बिंदु को चुनना, कुछ मुख्य बिंदु को सिलेक्ट करने में। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग जो ये केंद्रित होता है, ये जो फोकसेस होता है तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को समझने पर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपवर्ड कम्युनिकेशन कन्वेज ऊर्ध्वगामी संचार का क्या व्यक्त करता है, तो ऑर्डर्स आदेश यानी कि ऑर्डर्स आदेश व्यक्त करता है, फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी आपका पॉलिसी नीतियाँ, और ऑप्शन डी आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रतिक्रिया फीडबैक। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन किसका क्या व्यक्त करता है, तो प्रतिक्रिया को यह व्यक्त करता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज, तो ग्रेप वाइन संचार कैसा होता है, ऑफिशियल औपचारिक, रिटेन यानी कि लिखित, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, और ऑप्शन डी आपका लीगल यानी कि कानूनी। तो आपका जो ग्रेप वाइन संचार होता है तो ये जो होता है आपका ये होता है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परसुएशन इन कम्युनिकेशन एम्स एट, तो संचार में प्रभाव डालने का उद्देश्य क्या है, अगर आप संचार में प्रभाव डाल रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है, फोर्सिंग यानी कि बलपूर्वक, ऑप्शन बी आपका इन्फ्लुएंसिंग प्रभावित करना, ऑप्शन सी इसका है ऑर्डरिंग यानी कि आदेश देना, ऑप्शन डी आपका थ्रेटिंग यानी कि धमकाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन्फ्लुएंसिंग यानी कि प्रभावित करना। तो संचार में प्रभाव डालने का जो उद्देश्य है कि प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना किसी भी कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कल्चरल बैरियर्स एराइज ड्यू टू, तो सांस्कृतिक बाधाएं किस कारण जो उत्पन्न होती है, लैंग्वेज डिफरेंस भाषा अंतर के कारण ये सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती है, या फिर एटीट्यूड दृष्टिकोण से, या फिर कस्टमर्स एंड वैल्यूज़ रीति रिवाज और मूल्य, और ऑप्शन डी आपका शोर यानी कि नॉइज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो रीति रिवाज और वैल्यूज़ यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीति रिवाज और वैल्यूज़ के कारण जो है ये कल्चरल बैरियर जो है उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है सांस्कृतिक बाधा यानी कि कल्चरल बैरियर जो है एराइज होते हैं, उत्पन्न होती है। तो ये कस्टम्स और वैल्यूज़ के कारण यानी कि रीति रिवाज और मूल्य के कारण ये बाधाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स, तो प्रभावी प्रस्तुति के लिए क्या आवश्यक है, मोनोटोन वॉइस, एक रस आवाज़, आई कॉन्टैक्ट आंखों का संपर्क, ऑप्शन सी आपका रीडिंग स्लाइड पढ़ना, ऑप्शन डी आपका साइलेंस यानी कि मौन यानी कि चुप रहना। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि प्रभावी अगर प्रस्तुति करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो आपके लिए आवश्यक है आई कॉन्टैक्ट यानी कि आंखों का संपर्क। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आई कॉन्टैक्ट। तो आई कॉन्टैक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिसनिंग, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर आपका 47 लिसनिंग स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो श्रवण कौशल कैसे सुधारा जा सकता है, इग्नोरिंग अनदेखी यानी कि नज़रअंदाज करके सुनने की स्किल को सुधारा जा सकता है, इंटरप्टिंग बीच में बोलना, या फिर प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, या फिर ऑप्शन डी आपका स्पीकिंग और अधिक बोलना। तो अगर आप सुनने का स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस के जरिए, अभ्यास के जरिए या आप इसे कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर्स एवॉइड, तो औपचारिक पत्र किससे बचते हैं, किसे जो एवॉइड करते हैं, पोलाइटनेस को यानी कि विनम्रता को, स्लैंग यानी कि अशिष्ट भाषा, ऑप्शन सी आपका क्लैरिटी अस्पष्टता, ऑप्शन डी आपका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्लैंग। तो इसे जो बचते हैं, इसे अवॉइड करते हैं, स्लैंग अशिष्ट भाषा को जो है फॉर्मल लेटर जो है अवॉइड करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट व्हेन, संचार पूर्ण कब माना जाता है, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाता है, जब जो मैसेज सेंट यानी कि संदेश भेजा जाए, फीडबैक इज रिसीव्ड यानी कि प्रतिक्रिया मिले, ऑप्शन सी आपका चैनल इज सिलेक्टेड माध्यम चुना जाए, और ऑप्शन डी आपका इनकोडिंग इज डन यानी कि इनकोडिंग डन हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीडबैक इज रिसीव्ड। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट जब माना जाता है यानी कि पूर्ण माना जाता है संचार, जब जो प्रतिक्रिया मिले यानी कि फीडबैक रिसीव हो जाए, फीडबैक मिल जाए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन जो है फीडबैक इज रिसीव्ड। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन सपोर्ट्स। तो सोशल मीडिया संचार किसे समर्थन देता है, वन वे फ्लो यानी कि एक तरफा प्रभाव को, टू वे इंटरेक्शन द्वि मार्ग संवाद को, ऑप्शन सी आपका साइलेंस यानी कि मौन यानी कि चुप को, ऑप्शन डी आपका डिले विलम्ब यानी कि देर करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जो है ये टू वे इंटरेक्शन को जो है समर्थन देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वन वे आपका कम्युनिकेशन हो गया कि जैसे आप लोग रेडियो वगैरह पे सुनते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो वो आपका वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इनमें आप जो उनकी बातों को आप सुन सकते हैं लेकिन आप उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया जो कम्युनिकेशन ये सपोर्ट करता है टू वे कम्युनिकेशन को। अगर ये कोई एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है तो ये आपस में दोनों बात करते हैं, तो इसलिए जैसे हम टू वे इंटरेक्शन हो गया यानी कि टू वे कम्युनिकेशन भी आपका हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका सेक पेपर था कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, जो कि यूजी सेमेस्टर 3 के लिए यह वीडियो था, सेशन 2024-28 के लिए। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सके तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तब जो है आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।